गलती नीम की नहीं जो कड़वा है, खुदगर्जी तो जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। आज हमारे बीच हैं गाजीपुर समाचार पत्र के संपादक एवं प्रकाशक वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी। आपने अपना जीवन ही समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर रखा है। आप भारत विकास परिषद के संयोजक, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रबंधक एवं कई अनगिनत संगठनों एवं राजनीतिक संगठनों में भी अपना योगदान देते रहते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। जाहिर सी बात है, एक कठिन कार्य है। आज के परिवेश में और पहले की पत्रकारिता में क्या अंतर है? सर्वप्रथम आपको इस मूल बिंदु का जो आपने प्रसारण किया जी, और लगभग 2-3 महीने हो गए जी, इसकी निरंतरता बनी हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद है। और बहुत ही एक आपने प्रसंग जो छेड़ा है, पहले और अब की पत्रकारिता, जी, चूंकि काफी लंबा जीवन मैं समझता हूं कि हम लोगों के परिवार से ही स्मृति शेष आदरणीय श्री विजय कुमार जी की एक काफी लंबी कालखंड की पत्रकारिता रही। लगभग 1962 में उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की, गाजीपुर जिले से ही। पहले तो उनका राजनीतिक जीवन था। राजनीतिक जीवन में सफल नहीं होने के बाद उन्होंने समझा कि अगर समाज के लिए कुछ किया जा सकता है तो अखबार का माध्यम बहुत ही बेहतर होगा। जी, और फिर उन्होंने पत्रकारिता की तरफ रुख किया और बहुत लंबी पत्रकारिता की। जी, लगभग 1962 के आसपास उन्होंने गाजीपुर मुख्यालय से आज अखबार के संवाददाता रहे। जी, और कुछ दिनों बाद उनके साथ हम लोगों को भी रहने का अवसर मिला। लेकिन उस समय की पत्रकारिता जो थी वो मिशनरी की पत्रकारिता थी। जी, जी, एक मिशन था। जी, और किसी तरह का प्रलोभन नहीं था। वो शुद्ध रूप से एक मिशन के तहत पत्रकारिता हुआ करते थे। जी, तब की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में बहुत अंतर हुआ। समाज में बहुत सारे परिवर्तन भी हुए और परिवर्तन के साथ साथ जो क्षरण हुआ तो हर क्षेत्रों में हुआ। जी, पत्रकारिता भी उससे अछूती नहीं है। उस समय मूल जो बिंदु हुआ करते थे जी, उस पर विशेष रूप से पत्रकार की नजर रहती थी। जी, घटनाओं का ही ले लीजिए, घटनाओं की चर्चा अगर की जाए तो आज की जो घटना है आप देखते हो कि निरंतर उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। आज की कोई तत्कालिक घटना हुई तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कुछ समाचार आएगा, फिर कुछ देर बाद दूसरा समाचार आएगा, फिर तीसरा समाचार आएगा। तो इस तरह से विश्वसनीयता घटी है। वो घटना पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, संसाधन का अभाव था। लेकिन उन अभावों में भी पत्रकारिता निष्पक्ष थी। जी, घटनाएं जो एक्चुअल होती थी जी, वो लोगों के सामने जाती थी। एक घटना याद है मुझको, जी, महाराजगंज में एक बस का एक्सीडेंट हुआ था और लोगों ने कहा मुझसे कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मैंने पिताजी से कहा कि यहाँ महाराजगंज में घटना हुई है और उसमें 5 लोग मर गए हैं। उन्हें कैसे पता चला? मैंने कहा लोग कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लोगों के कहने पर हम इसको अखबार में समाचार में छाप देंगे, दे देंगे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जी, आप घटनास्थल पर जाओ, एक्चुअल पता लगाओ
जी इसके बाद उसका समाचार बन के अखबारों में जाता था और बड़ी विश्वसनीयता हुआ करती थी। जी जी तो जो मुझे लगता है कि और भी क्षेत्रों में, अब आजकल तो बहुत सारे मीडिया के बहुत सारे स्वरूप हो गए हैं, मीडिया के बहुत बड़े बड़े घराने के लोग मीडिया में आ गए हैं। तो बड़े घराने के लोगों को मीडिया में आने के पीछे हेतु है वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहते हैं। तो जब अगर मीडिया व्यापार करने लगेगी तो सही चीजें लोगों के सामने नहीं आ पाएंगी, नहीं आएंगे और विरोध भी आप नहीं कर सकते हो। देखिए, मेरा मानना है कि मीडिया का जो रोल है ना, मीडिया की जो भूमिका है ना, वो एकदम सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक करने का मेरा मतलब यह है कि समाज में कैसे बेहतर परिवर्तन हो और बराबर परिवर्तन हो। जैसे एक बाप चाहता है अपने बेटे से ना कि मेरा बेटा और अच्छा करे, मेरा बेटा और अच्छा करे, तो तमाम तरह की अच्छाइयों के बावजूद भी बेटे के प्रति बाप का दृष्टिकोण हमेशा वही रहता है कि वो और बेहतर करे, और बेहतर करे। वो कमियां निकालता रहता है और बच्चे के बेहतरी के लिए प्रयास करता है। तो जो पत्रकारिता का जो मैं मानता हूं कि शासन प्रशासन सरकार जो भी कर रही है वो बेहतर कर रही है, लेकिन और बेहतर कैसे हो ये भाव होना चाहिए, मेरा जो मानना है। तो जो पहले की पत्रकारिता थी वो मूल्यों की पत्रकारिता हुआ करती थी, आज क्षरण हुआ है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, मैं समझता हूं कि आज की जरूरत यही है। जी, आप गाजीपुर समाचार पत्र निकालते हैं जो 35 वर्षों से निरंतर पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है। पेपर निकालना एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए कितना दुश्वारियों से भरा है, भली बात समझ सकता हूं। आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? गाजीपुर समाचार गाजीपुर का एकमात्र मान्यता प्राप्त अखबार है। चूंकि स्मृति से आदरणीय पिताश्री ने इसको प्रकाशित किया था और निरंतर वो कई अखबारों में रहे, उसके साथ साथ भी गाजीपुर समाचार का प्रकाशन होता रहा। पहले तो बनारस से छप के आता था, बाहर से छप के आता था, वो किसी तरह से मैनेज करते रहे जी। और 2013 में उनके निधन के बाद जी। मुझे लगा कि अखबार बंद कर देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे शुभेच्छु आप जैसे लोग मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, गाजीपुर समाचार एक गाजीपुर की पहचान है और साथ साथ ये पिताजी की पहचान है जी, इसको जिंदा रखना चाहिए। काम बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन होता है ना कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी हो तो काम आसान भी हो जाता है। तो गाजीपुर समाचार के पीछे एक तो बराबर यह बना रहता है कि नहीं, इसी बहाने पिताजी जीवित हैं, जी। उनकी कार्यशैली, उनकी कर्मठता, उनका त्याग, उनका समर्पण, जो भी कह लीजिए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। जी जी। इसको तो हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है, जो कि पिताजी थे। तो कभी कभी मैं देखता था कि पत्रकारिता के पीछे पूरे परिवार को भी उनको कभी छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने थोड़ा भी वो नहीं, झिझक नहीं दिखाई। और एक बार मैंने और भी पूछा था एक बार उनसे, तो कहने देखो, हम लोग जो इस क्षेत्र में जो मिशन के तहत काम करते हैं उनके लिए पूरा पूरा अपना समाज, अपना परिवार होता है। तो बात मेरे समझ में आई कि नहीं, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए पूरा समाज ही उनका परिवार है, लेकिन कठिनाई तो है। और खासतौर से गाजीपुर ऐसे जगहों में बहुत सारे अखबार आए, छोटी जगह है, मजबूरन बंद करना पड़ा। भाई उसका एक आर्थिक पक्ष भी है, बहुत बड़ा आर्थिक पक्ष है। मैंने देखा है कि बहुत अच्छे और ज़्यादा पैसे वाले मालिकान रहे हैं पत्रकार पेपरों के, और वो नहीं चला पाए, 2 साल 3 साल 4 साल जाते जाते बंद करना पड़ा। बंद कर देते हैं। तो
इस परिस्थिति में आप गाजीपुर में 35 वर्षों से निरंतर, पिताजी के जाने के बाद भी 10 वर्ष पूरे हो गए हाँ, लगभग 10 वर्ष हो रहा है। और आप निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और किस किस कठिनाइयों से गुजर कर आप ये पेपर निकालते होंगे? जरूर है, कठिनाइयां तो आती हैं, और आर्थिक पक्ष की ही नहीं, बहुत सारे और भी पक्ष हैं। जैसे जी। अब हमारे बहुत सारे कुछ ऐसे लेखक भी हैं, उनसे कहना भी पड़ता है कि नहीं, आप अगले अंक के लिए हमको ये सामग्री जरूर दे दीजिए, जी अगले अंक के लिए आप सामग्री जरूर दे दीजिए, जी और बार बार कहना पड़ता है। और कभी कभी सामग्री नहीं रहती है तो उसके लिए फिर खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो लिखने पढ़ने के साथ साथ एक आर्थिक पक्ष भी इसका बहुत कठिन है। जी अब ये जरूर है कि चल रहा है, चूंकि प्रेस की अपनी एक छोटी यूनिट भी है, जी तो कई काम एक साथ होते हैं, तो इसका पैसा उसमें, उसका पैसा उसमें लगता रहता है। लेकिन मुझे ये विश्वास रहता है, जब मैं सोचता हूँ, सामान्य लोगों के लिए होगा कि भाई 6 पृष्ठ का अखबार है, संजय जी इतना परेशान रहते हैं, तो क्यों निकालते हैं? जी एक तो मैंने बताया आपसे कि नहीं, इसमें भाई पिताजी की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारे शुभेच्छु पाठक हैं, गाजीपुर समाचार के अपने पाठक हैं, वो बराबर प्रोत्साहित करते रहते हैं कि नहीं संजय जी, अखबार आपका मिलता रहता है, मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें जो सामग्री भी रहती है वो अन्य अखबारों की अपेक्षा ठीक रहती है, बहुत सुंदर रहती है। तो एक मन भी प्रफुल्लित होता है। जी और एक बात याद मुझे आती है कि किसी व्यक्ति ने एक पत्थर तोड़ते हुए मजदूर से बार बार वो प्रहार कर रहा था, जी बार बार वो प्रहार कर रहा था, पत्थर पे टूट नहीं रहा था। जी लेकिन कई प्रहार के बाद वो जब पत्थर टूट गया तो उस व्यक्ति से पूछा कि नहीं, तुम बार बार मार रहे हो, बार बार मार रहे हो, तो तुम्हारे पहले प्रहार का क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा देखिए, ऐसा नहीं है, हम कोई काम जब कर रहे हैं तो एक जो मैं कर रहा हूं, बार बार जो मैं प्रहार मार रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि जो मैंने पहले प्रहार किया था उसका इस पर असर नहीं रहा। तो गाजीपुर समाचार का जो प्रकाशन है, नियमित प्रकाशन, तो कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में एक अपना एक प्रभाव और इससे एक जागरूकता और भी बात है। जैसे भी मैं प्रयास करता हूं कि गरीब, शोषित, पीड़ित जो भी हो, किसान हैं, जो भी उनकी आवाजें उठाई जा सकती हैं, इस अखबार के माध्यम से हम उठाने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं यह जो है प्रभाव डालता होगा समाज पे। कठिनाई तो है, लेकिन एक मन भी है, एक उद्देश्य भी है, एक लक्ष्य भी है कि उसकी निरंतरता बनी रहे। यह समाज हित में थोड़ा मोड़ा नुकसान चलता ही रहेगा, लेकिन कष्ट तो रहता ही है। और हर बार, अब इस बार निकला अंक, तो फिर अगला अंक कैसे निकलेगा, फिर अगला अंक कैसे निकलेगा, बड़ा कठिन काम है। लेकिन इसके लिए समर्पण चाहिए, और समर्पण रहेगा तो, निष्ठा रहेगी तो मैं समझता हूं कि प्रकाशन चलता रहेगा। यही तो त्याग की भावना है समाज के प्रति, कि हम ये कार्य करते रहें, और अपना नुकसान करने के बाद ही समाज को आदमी कुछ दे पाता है। स्वाभाविक है। इस सोच के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारा आपसे है, आप कई सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं से जुड़े हैं। गाजीपुर में विजय श्री सम्मान की शुरुआत भी आपके संगठन द्वारा ही किया गया है। इसमें आपका रुझान कैसे बढ़ा, क्या कहानी है? देखिए, मुझे लगता है कि 8th क्लास में मेरा आना हुआ गाजीपुर में, जी, राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में जी। और हम लोग स्पोर्ट्स में रहे शुरुआती दौर से ही। अच्छा। स्पोर्ट्स में खास तौर से मेरी रुझान थी, फुटबॉल और हॉकी में खेला करता था। जी जी। बाद में तो हॉकी में हम लोगों ने स्टेट रिप्रेजेंट किया था। जी। लेकिन पारिवारिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि फिर खेलकूद के क्षेत्र में कुछ आगे नहीं कर पाया आदमी। जी जी। लेकिन इतना जरूर हुआ कि हम लोग यहाँ राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में पढ़ाई की भी शुरुआत की, और बाद के दिनों में 10, 15, 20 साल हम लोगों ने बच्चों को खिलाने का भी प्रयास किया। तो हॉकी, फुटबॉल ये सब होता रहा।
एक बार की घटना है, जिला चिकित्सालय में सुखदास जी चूंकि रहते थे, हम लोग सुबह प्रातःकाल हॉकी खेलने आए, तो एक ऐसा परिवार था, उसका आदमी एक्सपायर कर गया था, इमरजेंसी के सामने उसकी डेड बॉडी थी, वो महिला रो रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे, वो हंसराजपुर के रहने वाली थी, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने पेशेंट को अपने घर तक ले जाए। तो बड़ा शॉक लगा मुझे भी कि काश हम लोगों के पास भी कुछ व्यवस्था ऐसी रहती जैसे इसकी मदद की जा सकती थी। तो खैर उस समय तो हम लोगों ने कुछ पैसे वैसे इकट्ठा करके उसको दिए और वो डेड बॉडी वहाँ हंसराजपुर चली गई। लेकिन उसी समय निर्णय हुआ कि हम लोग एक एम्बुलेंस लेंगे, तो एक वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया था लोगों ने उस समय जी। और उसमें एक सचिव का दायित्व मुझे दे रखा था। अच्छा। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि गाजीपुर में एक एम्बुलेंस चलाई जाए। उस समय एम्बुलेंस बड़ी मायने रखती थी, बहुत कम थी, बड़ी कम थी ही नहीं, उस समय सरकारी व्यवस्थाएं नहीं थी, एम्बुलेंस इक्का दुक्का एम्बुलेंस वगैरह हुआ करती थी। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से। उसमें सुखविलास जी थे, रमेश चंद्र टोकेट जी बेचारे उनका निधन हो गया, परवेज अहमद थे, गिरधर केसरी थे, और सुभाष जी थे, सलाउद्दीन हैं वो थे। इस तरह से ही 8-10 लोगों का एक अपना अरुण कुमार राय आजाद थे। तो एक संगठन बनाया हम लोगों ने, वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एम्बुलेंस ले आने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो मैं कह रहा हूँ सामाजिक क्षेत्र में आने के पीछे एक तो हेतु ये हो गया, दूसरा हुआ कि काम करना कितना कठिन है इसमें जी। हम लोगों ने तय किया कि नहीं हम लोग एक एम्बुलेंस लेंगे। तमाम प्रयास के बावजूद हम लोग 70-75 हजार रुपए ही इकट्ठा कर पाए 1.5-2 सालों में। अच्छा, 1.5-2 साल लगे रहे और 2 साल में इतना पैसा हम लोग इकट्ठा करने में सफल रहे। फिर भी की बात है लगभग मैं समझता हूँ कि 92 के आसपास की घटना होगी, 92-95 के आसपास की, मतलब बहुत पहले की बात है। उस समय 70-75 हजार भी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 1.5 लाख के आसपास की थी वो एम्बुलेंस। तो ओम प्रकाश जी मंत्री से मुलाकात हो गई। उस समय वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संबोधित थे जी। और उन्होंने कहा कि मंत्री नहीं थे, वो विधायक थे संभवतः उस समय। हाँ, दिलदार नगर के विधायक थे, दिलदार नगर विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा संजय जी आप कुछ पैसा और इकट्ठा करिए, हम आपको एम्बुलेंस दिलवा देंगे। तो शेष अमाउंट उन्होंने दिया था जी। तो एक गाजीपुर में एम्बुलेंस हम लोग ले आए और वो एम्बुलेंस कुछ दिन सामाजिक क्षेत्र में चलती रही जी। लेकिन काम बड़ा दुरूह है, बहुत सामाजिक क्षेत्र में काम करना बहुत ही कठिन है, हालांकि संभावनाएं बहुत हैं जी। और मन बनाने की बात है, चूंकि संस्कार में भी हम लोगों के पिताजी का अपना एक सामाजिक दायित्व, सामाजिक काम, अखबार का भी काम, तो मैं समझता हूं कि परिवार में रहने के कारण भी इन सब चीजों में हम लोगों की रुचि बढ़ी और शुरू से ही जी समाज में कुछ न कुछ करने की एक चाहत हुई, एक ग्रुप बना। और बहुत सारे वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से भी हम लोगों ने, मैं समझता हूं कि उस समय हम लोगों ने जो अब पॉलीथीन के खिलाफ अब चल रहा है अभियान, वो नगर पालिका में एक मुनीर अहमद थे शासी अधिकारी जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा एक जुलूस ही निकाला था। यहाँ टाउन हॉल से लेके और लंका तक हम लोग गए थे। पॉलीथीन जहर महीन, पॉलीथीन हटाओ, देश बचाओ, इस तरह का एक जन जागरण कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, उस समय भी किया था। तो शुरुआती दौर से ही एक समाज में काम करने का मन मिजाज है। और बाद के दिनों में तो भारत विकास परिषद, मैं समझता हूँ कि 2.5 दशक से तो भारत विकास परिषद के माध्यम से काम हो रहा है, उसके तो आप भी साक्षी हैं जी। और उसके माध्यम से हम लोग अनवरत कुछ न कुछ क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे विकलांगों का जो ऑपरेशन का वो काम था जी, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के माध्यम से हम लोगों ने कैंप करके यहाँ कम से कम 200-250 लोगों के ऑपरेशन का जो काम किया जी। जिंदगी में लगता है ना कि जैसे हम जो काम किया वो तो ईश्वरीय देन ही मानिए, क्योंकि आम आदमी की बात बस की बात नहीं है। और जैसे 200-250 विकलांगों का ऑपरेशन हम लोगों ने जब नारायण सेवा संस्थान उदयपुर भेज के करवाया, हम लोग उस समय खुद गए थे वहाँ
और वहाँ प्रत्येक के लिए एक मिनिमम राशि, एक सहयोग राशि हुआ करती थी 5,000 रुपये। जी जी हम लोगों ने मिलकर सब इकट्ठा, उस समय गिरधर केशरी सचिव हुआ करते थे, जी वो हम 2-4 लोग और मिल करके एक अच्छी राशि हम लोग इकट्ठा करके वहाँ दिए थे। जी लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। जी जो भी विकलांग जाते थे उनके पेशेंट और उनके अटेंडेंट के रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं निःशुल्क, जबकि आजकल छोटे ऑपरेशनों में 25-50 हज़ार रुपये लग जाना स्वाभाविक सा काम है। तो वो नॉमिनल चार्ज पे लगभग 200-250 विकलांगों का हम लोगों ने अब तक ऑपरेशन कराया है। तो ये समाज की एक अच्छी सेवा लगता है कि नहीं हमने किया है। जी एक बात और है, पता नहीं बहुत सारे अभी हमारे मित्र हैं उनको थोड़ी बातें कुछ पसंद नहीं आती हैं। जी वो कहते हैं कि यही हम लोग करते हैं तो इसका प्रदर्शन भी होना चाहिए, ये एक रहता है कि नहीं। तुमने कहा यार पता नहीं क्यों, मुझे तो करते जाइए समाज के लिए ना, करते जाइए, ऐसा नहीं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था ना, अर्जुन को उन्होंने उपदेश किया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो काम करिए आप जी। और सही मायने में अगर आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज का जो परिवेश है, आज के परिवेश में यह जरूर है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा बताएंगे लोगों को, तो एक लोग जागरूक होंगे, वो भी करने की इच्छा करेंगे। बिल्कुल सामाजिक काम, सहयोगी बिल्कुल वो आगे बढ़ करके काम करेंगे तो हो सकता है हमसे कहीं और बेहतर और ज्यादा और अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। लेकिन सामाजिक काम करना और दिखाना उचित नहीं है, लेकिन करना और जन जागरण करना ये अच्छी बात है। कहीं न कहीं से ये बातें होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां जो है, अब कहीं न कहीं हम लोग मान लीजिए इन्वॉल्व हैं तो स्वाभाविक है। देखिए मैं तो पिताजी को आदर्श मानता हूँ। मुझे याद है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने जबरदस्त ढंग से सफाई के प्रति एक अभियान चलाया था, तो लोगों ने सफाई करना शुरू किया था। भाई गांधी जी ने बहुत पहले आंदोलन चलाया सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, तो बाद में मोदी जी ने शुरू किया। मैं तो मोस्टली, चूंकि मैं झाड़ू अक्सर अपने घर के आगे मैं झाड़ू लगाता ही हूँ, तो एक सज्जन ने कहा कि मोदी जी का प्रभाव है आपके ऊपर। हमने कहा मैं पिताजी को मैं आदर्श मानता हूँ और पिताजी हमारे सादाजी उच्च विचार के पोषक थे और उन्होंने हमेशा इस तरह के कामों में हम लोगों को गति दी और हम लोगों को एक आदर्श हमारे पिताजी हैं। ठीक है मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अलग बात है। तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं हम लोगों को परिवार से ही ये सब सारी चीजें मिली और अब तक जो चल रहा है। विजय कुमार न्यास के द्वारा विजय श्री सम्मान का प्रदत्त किया जाता है, इसके बारे में कुछ बताएं। पिताजी के अवसान के बाद 2013 में जब पिताजी का निधन हुआ तो विजय कुमार स्मारक न्यास का गठन किया लोगों ने और इसमें बहुत सारे वरिष्ठ जन हैं अभी भी, जैसे बहुत सारे सीनियर वकील हैं, रामपूजन सिंह जी हैं, संतोष यादव जी, रमेश यादव जी और चनेश यादव जी, चरमा यादव जी, सभी लोग, जैसे बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और पिताजी ने सही मायने में पत्रकारिता की थी, उनकी एक अपनी पहचान थी और उन्हीं पहचान के कारण 2006 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पिताजी को यश भारती सम्मान से सम्मानित किया था। उस वर्ष 2 लोगों का सम्मान गाजीपुर से हुआ था, साहित्यकार के रूप में डॉक्टर विवेकी राय जी का और पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुकरणीय काम के लिए आदरणीय श्री विजय कुमार जी का। ये 2 लोगों का सम्मान हुआ था 2006 में। और 2007 में हम लोगों ने भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था, भव्य कार्यक्रम किया था, पत्रकार साहित्यकार सम्मेलन, पूर्वांचल पत्रकार साहित्यकार सम्मेलन का लंका मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम, बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था। पूरे इधर पूर्वांचल के जितने भी यश भारती सम्मान से सम्मानित थे अतिथि वो आए थे, बहुत सारे साहित्यकार थे, बड़े विद्वान पत्रकार थे, नेता जननेता, बहुत सारे लोग थे और बड़े एक अच्छा कार्यक्रम हुआ था, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम हुआ था। तो पिताजी के अवसान के बाद
लोगों ने कहा कि नहीं, इनके स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए जी हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। जी तो न्यास ने निर्णय लिया कि नहीं, चूंकि पिताजी पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे, तो पत्रकारिता के को हम कैसे बहुत मजबूती से जी सकते हैं या लोगों को कैसे प्रेरणा मिल सकती है। तो न्यास के माध्यम से एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि विजय कुमार न्यास के माध्यम से पत्रकारिता का एक पुरस्कार रखा गया। न्यास ने कहा कि विजय कुमार स्मारक न्यास के माध्यम से विजय कुमार जो न्यास है जी वो विजय कुमार विजय श्री सम्मान नाम दिया गया उसका। जी तो उनकी जयंती पर एक पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान करने वाले किसी वरिष्ठ पत्रकार को हम लोग सम्मानित करते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम होता है, और इसमें स्मृतियां भी जुड़ी रहती हैं। तो न्यास का भी काम, चूंकि सामाजिक क्षेत्र में आप जानते हैं ना, अगर मन है तो जहाँ भी होता है जो लोग याद करते हैं, हम लोगों की अपनी क्या भूमिका हो सकती है अलग बात है, लेकिन अगर कोई याद करता है कि नहीं यहाँ इस कार्यक्रम में चलना है तो चलना है, चले जाते हैं हम लोग, लगते हैं। जी 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 हाँ, और करते रहते हैं। और एक बात मुझे याद आती है कि डॉक्टर विवेकी राय जी बाबूजी के लिए क्या कहा करते थे, चरई वेती। तो अब चलते रहना एक उद्देश्य सा हो गया है, तो चलते रहते हैं हम लोग। चलते रहिए। खास तौर से सामाजिक क्षेत्र है, पत्रकारिता का क्षेत्र है, और राजनीति के क्षेत्र में तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जो राजनीतिक लोग हैं, कभी कभी प्रेस वार्ता वगैरह में बातचीत होती है, तो हम लोगों के मन में हमेशा यह बात रहती है, सामने उनके हम लोग रखते हैं कि जिले का विकास कैसे हो सकता है, शहर का विकास कैसे हो सकता है, इसको और कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी चिंतन की जरूरत है। गाजीपुर देखिए, छोटा शहर है, आध्यात्मिक शहर भी है, पुराना है, लौरी काशी हम इसको कहते हैं, लेकिन जहाँ तक काशी का डेवलपमेंट हुआ, चूंकि भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ के सांसद हैं, तो वहाँ का डेवलपमेंट तो अपने गति से हो रहा है, लेकिन गाजीपुर का जो विकास है उसकी गति बहुत धीमी हो गई, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है ना। देखिए, यहाँ तो एक तो कोई औद्योगिक क्षेत्र मनोवर नहीं है, जैसे बहादुरगंज कताई मिल थी वो बंद हो गई, नंदगंज चीनी मिल थी वो बंद हो गई, तो जो औद्योगिक इकाइयां थी तो वो बंद हो गई, और कोई औद्योगिक इकाई खुली नहीं। तो एक तो चाहिए कि जनपद में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको मजबूती के साथ इन सब विषयों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जनपद का विकास बगैर उसके नहीं संभव है, और नए सिरे से गाजीपुर को बसाने की भी जरूरत है। अब बालागुरु में देखिए, वो चौड़ी सड़कें, वो अच्छे गार्डन, लॉन, वो कॉलोनियां, तो उसका एक मानक होना चाहिए। और इसको कहीं ना कहीं हमको गाजीपुर को नए सिरे से जब हम बसाएंगे तो हम बेहतर लुक भी दे पाएंगे। तो इसके लिए सबको एक साथ मिलकर चिंतन करना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, जो लोग भी प्रभावी हैं। हालांकि इधर आपके गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज वगैरह खुले, स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह भी बन रहा है, तो और भी कैसे बेहतर हो सकता है गाजीपुर, इसके बारे में चिंतन की जरूरत है, और सबको मिलकर चिंतन करना पड़ेगा इस पर। सामाजिक कार्यों में लोगों का रुझान कैसा रहता है, आपकी इस पर क्या राय है? सामाजिक क्षेत्र में हम काम करने निकलते हैं ना, तो लोगों का मन मिजाज ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी लगता है, कभी आप अच्छे काम के लिए निकलिए ना, तो समाज में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं। जी, मुझे याद है, राजेश्वर बाबू को आप जानते हैं अच्छी तरह से, भाई गाजीपुर के मालवी ही कहते हैं उनको, उन्होंने काफी कुछ गाजीपुर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में सही मायने में उन्होंने दिया, इसमें दो राय नहीं है, करते भी थे। उनके हम लोग सामाजिक संदर्भों में भी मिलने जुलने गए एक बार, तो उनको लोग बाबूजी कहते थे। मैंने कहा भी जानते भी थे, चूंकि पिताजी के वो बहुत ही परिचितों में थे, तो बताया मैंने कि बाबूजी ऐसा ऐसा है, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कहा कि बेटा देखो ऐसा है
तुम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करने निकले हो, अभी तुम लोग नए हो, युवा हो, तुम लोगों के अंदर क्षमता भी है, ऊर्जा भी है जी। और तुम लोग बेहतर कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि समाज अगर कुछ कहता है तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। मैंने नहीं समझा कि वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा बाबूजी क्या मतलब है? तो कहने का मतलब है कि समाज बहुत कुछ कहेगा, बहुत कुछ कहेगा, बहुत कुछ और सुनना है। निगेटिव कहेगा, पॉजिटिव नहीं कहेगा, नेगेटिव वो कहेगा। निगेटिव भी कहेगा। ठीक है, तो अगर वो निगेटिव भी कहता है तो उसको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं दिल है, से नहीं लगाना। उसको दिल से नहीं लगाना है, उसको कहना है भाई ठीक है, उनकी बात थी, सुन लिया हमने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस बात को इग्नोर करके सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहना चाहिए, और बहुत संभावना है, इसमें दो राय नहीं है। मुझे याद है 7th क्लास में हम अपने गांव सुभाष विद्यालय में पढ़ते थे। गांव का कौन सा? गांव मेरा नारीपंच देवरा है, जी। यहाँ गाजीपुर से ये दक्षिण और पश्चिम के कारण पड़ेगा, नंदगंज से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। जी। बड़ा क्रांतिकारी गांव रहा है हमारा, जी। क्योंकि परिवार भी हम लोगों का, पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सक्रिय रहे। बड़े पिताजी तो जेल भी गए थे, सदानंद यादव जी। जी। उस समय की लड़ाई में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में काम किया था, अच्छा। इसलिए उनको आज़ाद भी कहते थे। जी। तो बड़े पिताजी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भी बड़ा योगदान किया था। और राम सागर यादव जी हम लोगों के पटीदार हुआ करते थे, उन्होंने भी वो इसमें योगदान दिया था। बड़ा क्रांतिकारी गांव था हम लोगों का। उस समय अंग्रेजों के ज़माने में देश की आज़ादी में जब ये सब अंग्रेजों का उत्पीड़न चरम पे था, उस समय उन लोगों ने पूरा जो है नाटक क्रांतिकारियों का इकट्ठा करके पूरा गांव में जो है कि वो जबरदस्त आंदोलन चलाया था। अच्छा। हाँ, बहुत जबरदस्त आंदोलन चला था। तो बड़ा क्रांतिकारी गांव मेरा नारीपंच देवरा है, और उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए, अब तो वो नहीं रहे। लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं हम लोगों को, जैसे कोई काम अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हम लोगों का वो प्रोत्साहन रहता है। जी। और बहुत सारे काम आप देखिए ना, जैसे ठीक है हम लोगों के इधर क्षेत्रों में लगता है कि सामाजिक कामों में वह गति नहीं है, लेकिन आप दक्षिण वगैरह में चले जाइए तो पैरेलल जो गवर्नमेंट के पैरेलल बहुत सारे सामाजिक संगठन वो काम करते रहते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते रहते हैं। ये जरूर है कि जो बहुत विकृतियां आई उसके चलते आजकल तो इधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, बहुत सारे सामाजिक संगठनों के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुए हैं, और बहुत सारे विदेशों से भी बहुत सारे लोगों ने बजट ले आया, बजट खर्च किया, अच्छा काम किया। लेकिन जब कामों में थोड़ी लगता है विकृति शुरू हुई तो फिर वो बंद भी हो गया। तो सरकारों ने भी अब जो है वो उस तरह का काम जो एनजीओ के माध्यम से जो काम कराते थे तो उधर तो बंद किया अब। लेकिन आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारे काम इस तरह के होंगे, क्योंकि सरकार बहुत हद तक नहीं चल पाएगी, नहीं काम कर पाएगी। ठीक है, सरकार का अपना बड़ा स्वरूप है, समाज को साथ लिए सरकार अकेले क्या करेगी? नहीं कर पाएगी, सबको करना पड़ेगा। कठिनाई भी है, लेकिन यह है कि समाज के लोग सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, वही में हम लोगों ने विकलांगों का जो काम किया था, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और शिक्षा किया उन्होंने। भाई आंखों का हम लोग अभी ऑपरेशन कराते हैं, बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं। अपने बहुत सारे भारत विकास परिषद के मेंबर्स हैं, वो सहयोग, उनके सहयोग से हम लोग 10, 20, 25, 50 ऑपरेशन करा देते हैं, लोगों की मदद हो जाती है। भाई कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा, कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे जी, लेकिन भारत विकास परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने कोरोना पॉजिटिव जो रहा आदमी, उसका निधन हुआ तो उसको कंधा तक देने का जी। तो एक समाज में काम करना और समर्पण भाव से काम करना एक मायने रखता है, और समाज उसको अप्रिशिएट करता है, स्वीकार करता है, कहता भी है, भाई कहता है नहीं भारत विकास परिषद की एक अच्छी टीम है, अच्छा काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, सहयोग रहता है समाज का। अब यह है कि वो जरूर कहीं न कहीं उनका विश्वास तो आपको जीतना पड़ेगा जी, इसके लिए तो विश्वास जीतना पड़ेगा। और विश्वास तो अपने कर्मों द्वारा ही जीते जाते हैं। हाँ, विश्वास तो आप करके ही पैदा अच्छा करेंगे बिल्कुल तो समाज आपके साथ आएगा।
और आपका सहयोग करेगा। भाई देखिए, कहना बहुत आसान होता है, ये भी बात है। जी, कहना बहुत आसान होता है, बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, लेकिन करना बड़ा मुश्किल सा काम बहुत होता है। मुश्किल बहुत सारा छोटा छोटा काम भी, जी। छोटे छोटे काम में भी इतने अवरोध होते हैं, बहुत। लेकिन होता है। होता है। और क्या, वही आप लग गए हैं, करते रहेंगे तो कारवां कारवां निकलता रहेगा। भाई गांधी जी ने तो एक आवाज उठाई थी ना, जी, गांधी जी अकेले चले थे, जी, अकेले चले, कारवां बनता गया, बनता गया। देश आजाद हो गया। जी, लेकिन करना पड़ा उसमें। मैं समझता हूँ कि 1857 के बाद उस तरह से, इस तरह के आंदोलन, तमाम तरह की चीजें हुई, धीरे 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 एक वातावरण बना। वातावरण बना तो कोई न कोई माध्यम बना, जी, चला, उसके पीछे कारवां बना और देश आजाद हो गया। आजाद हो गया। यही है, सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए, करते रहना किसी की चिंता नहीं करनी नहीं, चाहिए कि वो आएगा तो बिल्कुल हम आगे कुछ बढ़ेंगे। नहीं, कुछ नहीं। आप आप आगे बढ़िए, आप बढ़िया, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। लगता जरूर है कठिन है, कोई काम जी। करना पड़ता है तो होता है कि बड़ा काम है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन काम शुरू करिए, काम शुरू करिए, लोग मिल जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ तो एक दो लोगों को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, वो तो थोड़ा सरदर्द लेना पड़ता है, जी, वो तो लेना ही पड़ेगा। जिम्मेदारी तो उठानी पड़ती है, और बन जाता है, काम हो जाता है। भाई किसी न किसी को आगे तो आना ही आना पड़ेगा। ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो आगे आएगा तभी कुछ कार्य होगा। बिल्कुल। बिना, कहावत है हम लोगों के भोजपुरी में, बिना दूल्हा के बारात नहीं होती। नहीं होती है, सही कहा। हाँ, तो दूल्हा तो बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा, दूल्हा बनना पड़ेगा, बैकिंग करनी पड़ेगी, दूल्हा दूसरे को बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आपको पीछे से लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। कल 26 जनवरी है, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई गणतंत्र का मतलब आप तो समझ ही रहे हैं। जी, लोगों की सरकार, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। लोकतंत्र का एक बड़ा ये महत्वपूर्ण पक्ष है। जी, देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद अपना जो संविधान बना, भाई 15 अगस्त 1947 को जैसा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता तो मिल गई थी, जी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता हम मानते हैं 26 जनवरी को ही। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, लागू। 1950 में। जी, और अब अपनी सरकारें बनी, सरकारों ने काम धाम शुरू किया, लेकिन देश की आज़ादी के पूर्व जो बहुत सारे शहीद हुए, बहुत सारे शहीद हुए, उनके प्रति एक उनका सपना, उनका जज्बा, उनकी सोच, उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, इन कारणों से बहुत सारे आंदोलन करने पड़े, जागरूक करना पड़ा। 200 सालों की गुलामी, अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी को तोड़ने के लिए जी, बहुत सारी आहुतियां दी अपने लोगों ने। जी, पता नहीं कितने बहनों के सिंदूर धुल गए, जी, गोदे सूनी हो गई। जी, इसके बाद अपना देश आजाद हुआ, और उस आजादी के जो दीवाने थे, उनके सपने थे, जी, वो तो हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियों को झेला, वो चले गए। लेकिन जो उनका सपना था, उस सपने को बाद के दिनों में साकार करना, यह हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। जी, और उनको याद बराबर करना चाहिए। करना चाहिए। ज्ञात अज्ञात शहीदों को इस अवसर पर नमन, वंदन, अभिनंदन, और यह गणतंत्र जो 26 जनवरी के रूप में हम सभी मनाते हैं, आने वाले समय में सबके लिए मंगलकारी हो,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने जो बातें बताई हैं, समाज को, नए युवकों को इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति सामाजिक कार्य में सेनापति है। उसको आगे बढ़कर जो कमज़ोर हैं, जो लोग उसके लायक हैं, उनकी मदद हर सक्षमता से, मतलब जितना वो सक्षम हो उस रूप से उनको करनी चाहिए। और 26 जनवरी की सभी को शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी प्रणाम।